स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर स्मिता शर्मा और मैं आपको बीएससी पार्ट सेकंड का पेपर सेकंड कर पढ़ा रही हूँ। उसमें अभी तक हमने फोर्थ यूनिट का फर्स्ट चैप्टर करा है। फोर्थ यूनिट में हमारे 3 चैप्टर्स हैं और उसमें से हमने एक चैप्टर कर लिया है। आज हम सेकंड चैप्टर करेंगे फोर्थ यूनिट का, जिसका नाम है तरंगों का अध्यारोपण, सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। तो सबसे पहले हम सुपरपोजिशन ऑफ वेव से क्या समझते हैं उसके बारे में जान लेते हैं। तो उसकी अगर हम उसको डिफाइन करें तो हम कैसे डिफाइन करेंगे कि जब 2 या अधिक तरंगें माध्यम में एक जगह पर मिलती हैं तो वे उस स्थान पर स्थित कण को अलग अलग विस्थापित करती हैं। परिणाम स्वरूप कण का परिणामी विस्थापन सभी विस्थापनों का सदिश योग होता है। इसे तरंगों का अध्यारोपण कहते हैं। Whenever 2 or more waves meet at a point in a medium, then they will displace the particle differently. As a result, the resultant displacement of the particle will be vector sum of all displacements at that point, and this is known as superposition of waves. तो अध्यारोपण का सीधा सा अगर हम आम भाषा में कहें तो ये हुआ कि अगर बहुत सारी तरंगे एक पार्टिकल को, एक तरंग उसको लेफ्ट साइड धकेल रही है, दूसरी राइट साइड धकेल रही है, तो अल्टीमेटली वो पार्टिकल कौन सी डायरेक्शन में मूव करेगा या अपनी पोजीशन पर ही रहेगा, वो डिपेंड करता है उन सभी वेव्स के रिजल्टेंट डायरेक्शन पे, रिजल्टेंट पे, डिस्प्लेसमेंट पे, जो उस पार्टिकल के ऊपर आके मिल रही हैं उसी एक पर्टिकुलर समय पर। सेम टाइम होना चाहिए, तब जो रिजल्टेंट होगा वो पार्टिकल उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेस हो जाता है। तो अब ये जो पार्टिकल के ऊपर खूब सारी वेव्स आके सुपर इम्पोज होती हैं, एक ही पॉइंट के ऊपर आकर मिलती हैं एक ही टाइम पे, तो ये जो फॉर्मूला है, ये जो मैंने कहा है कि उसका जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट है इट इज वेक्टर सम, यानी वो उसका सदिश योग होता है। ये उन समीकरणों के लिए सही है जो रैखिक हैं, यानी लीनियर हैं। यानी या यूँ हम कह सकते हैं कि जैसे बॉम्ब एक्सप्लोड हुआ तो उसमें एक शॉक वेव्स बनती हैं, वाटर वेव्स हैं, इनमें ये नॉन लीनियर इफेक्ट है। इनमें ये वाला सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पूरी तरीके से ऐसे लागू नहीं होता। केवल सिंपल ये सम ऑफ ऑल डिस्प्लेसमेंट्स की तरीके से लागू नहीं होता। बाकी लीनियर जो फॉर्म है उनके अंदर ये सभी लागू होते हैं। तो अब हम ये देखेंगे कि ये सुपरपोजिशन ऑफ वेव या अध्यारोपण का जो सिद्धांत है, तरंगों में जो अध्यारोपण है वो किन परिघटनाओं को, किन फिनोमिनास को जन्म देता है। तो हम देख लेते हैं। ये 4 प्रकार के फिनोमिनास जो हैं वो हमारे सुपरपोजिशन के कारण आपको दिखाई देंगे। सबसे पहला फिनोमिना है व्यतिकरण, इंटरफेरेंस। दूसरा फिनोमिना है विवर्तन, डिफ्रैक्शन। तीसरा फिनोमिना है बीट्स, विस्पंद। और चौथा फिनोमिना है स्थिर तरंगे या स्टेशनरी वेव्स। तो ये चारों ही जो फिनोमिनाज हैं, ये चारों फिनोमिनाज हमारे तरंगों के अध्यारोपण के कारण ही जन्म लेते हैं। अब हम इसके अंदर इस वाले चैप्टर में हम पढ़ेंगे इंटरफेरेंस और बीट्स, और इनका जो कॉम्बिनेशन है उससे क्या रिजल्ट, क्या इम्पैक्ट आता है, वो भी, उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। स्टेशनरी वेव्स जो हैं वो हम इसके नेक्स्ट चैप्टर, जो इसी यूनिट का नेक्स्ट चैप्टर है, उसमें पढ़ेंगे। और डिफ्रैक्शन इट इज़ अ स्पेशल केस ऑफ इंटरफेरेंस, इसलिए हम इसको यहाँ पर अध्ययन अलग से नहीं करेंगे, इंटरफेरेंस को हम पढ़ेंगे। तो बेसिकली हम इस चैप्टर में इंटरफेरेंस पढ़ेंगे और बीट्स पढ़ेंगे, और अगर कॉम्बिनेशन है, इनका मिला जुला कॉम्बिनेशन कुछ दिखाई दे रहा है तो वो कैसे स्टडी किया जाता है उसके बारे में पढ़ेंगे। अब देखिए, इंटरफेरेंस और बीट्स हम छोटी क्लासेस में भी पढ़ लेते हैं, हम एक बार उसको दोहरा लेंगे क्योंकि वो हमने 11th या 12th में जब वेव्स पढ़ी थी तब पढ़ा था।
तो इंटरफेरेंस सबसे पहले हम पढ़ते हैं, जिसको हम कहते हैं व्यतिकरण। तो व्यतिकरण के पहले परिभाषा। तो व्यतिकरण में एक्चुअल में होता क्या है, एक आम भाषा में अगर हम कहें कि अगर दो या दो से अधिक तरंगे एक ही माध्यम में एक ही स्थान पर अध्यारोपित होती हैं, तो वो क्या करती हैं, किसी एक स्थान पर तो आयाम को बहुत बढ़ा देती हैं, किस दूसरे स्थान पर आयाम कम हो जाता है। तो ये जो कहीं आयाम का बढ़ना और कहीं आयाम का कम होना, इस घटना को हम व्यतिकरण कहते हैं। Whenever two or more waves superimpose in a medium, then at a point amplitude maximizes and some places it reduces, it minimizes, and this phenomena is known as interference. अब ये इंटरफेरेंस ऐसे ही नहीं हो जाता, इस घटना को होने की कुछ शर्तें हैं। तो हम उन शर्तों को देख लेते हैं। उन शर्तों में सबसे इम्पोर्टेंट शर्त वो है कि इंटरफेरेंस की घटना हमारे को तभी दिखाई देंगी जब तरंगे समान होंगी। तरंगे समान होगी, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये है कि उसकी फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ, यानी उसका आवृत्ति और तरंग दैर्ध्य समान होनी चाहिए। हम इसको जनरल वे में कह सकते हैं कि जो तरंगे उत्पन्न हो रही हैं उनका सोर्स एक ही होना चाहिए, या हम अगर दो सोर्सेज ले रहे हैं तो हम उनको क्या, वो सोर्सेस कैसे होने चाहिए, कला संबद्ध स्रोत होने चाहिए, कोहेरेंट सोर्सेस होने चाहिए। ये सबसे इम्पोर्टेंट शर्त है हमारे व्यतिकरण की घटना के लिए। सेकंड हमारा जो शर्त है वो ये है कि समान वेग से एक ही दिशा में गमन करनी चाहिए, यानी उनकी वेलोसिटी सेम होनी चाहिए और दे शुड प्रोपोगेट अलोंग सेम डायरेक्शन। तीसरा जो मैंने पहले वाले के अंदर ही समाहित कर दिया था वो ये है कि द वेव्स शुड बी कोहेरेंट, तरंगे जो है वो कला संबद्ध होनी चाहिए। अगर कला संबद्ध नहीं होती तो व्यतिकरण की घटना हमारे को दिखाई नहीं देगी। तो ये कुछ शर्तें हैं, ये शर्तों की अगर पालना होती है तो हमारे को किसी भी माध्यम में जब दो या अधिक तरंगे अध्यारोपित होती है तो हमें व्यतिकरण की घटना दिखाई जरूर देगी। अब इसका हम मैथमेटिकल एनालिसिस करेंगे कि इस घटना में आयाम जो है कहीं अधिकतम कहीं न्यूनतम हो रहा है, तो वो किस प्रकार से हो रहा है वो हम उसका मैथमेटिकल एनालिसिस करेंगे। तो अब हमने इसके लिए क्या ले लिया कि मान लो हमने सरलता के लिए दो तरंगे ले ली है ना, और दोनों एक ही दिशा में संचरित हो रही हैं और उनकी आवृत्ति समान है। हमने क्योंकि कंडीशन रखी थी तो आवृत्ति भी हमने समान ले ली। अब हमने दोनों तरंगे ले ली, तो पहली तरंग के कारण जो कण में विस्थापन आता है वो आएगा y1 बराबर a1 साइन ओमेगा t प्लस phi1, जहाँ a1 पहली वाली तरंग का कारण का आयाम है और phi1 जो है उसकी कला है। y2 ये दूसरी तरंग हो गई इज इक्वल्स टू a साइन ओमेगा t। अब क्योंकि हमने आवृत्ति समान रखी है इसलिए ओमेगा नहीं बदलेगा, कला अलग हो सकती है, phi1 माइनस phi2। कला संबंध का मतलब ये होता है या तो वो समान कला में होनी चाहिए या उनके बीच का जो कलांतर है वो कांस्टेंट रहना चाहिए। तो ये phi1 और phi2 हमने ले लिया। अब हम इन दोनों के कारण जो विस्थापन है वो एक ही जगह पर एक ही कण पर अध्यारोपित हो रहा है, तो हमारा जो रिजल्टेंट या परिणामी विस्थापन है वो हम सिंपली सदिश योग से निकालेंगे। तो y बराबर y1 प्लस y2 से निकाल लिया, तो हम इन दोनों के मान रख देते हैं। अब इसके अंदर देखो a1 साइन, इसको हम अगर a माने इसको हम b मान लेते हैं, और ऐसे ही इसके अंदर भी इसको a मान लिया इसको b मान लिया, तो हम साइन a प्लस बी वाला फॉर्मूला लगाएंगे। साइन a प्लस बी फॉर्मूला क्या कहता है, साइन a प्लस बी कहता है साइन a कॉस बी प्लस साइन b कॉस a, इस तरीके से होता है। तो हम क्या करते हैं उनको अप्लाई करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा a1 साइन ओमेगा t कॉस phi1
प्लस A1 कॉस ओमेगा टी साइन फाइव वन, कुछ इस तरीके से हमारा पहला हो जाएगा। और ऐसे ही हम इसको ओपन करेंगे तो इसमें भी दो टर्म्स हमारे पास आ जाएंगी। अब मैंने इसमें नेक्स्ट स्टेप में क्या किया है, क्योंकि पहली स्टेप में भी साइन ओमेगा टी आ रही है और इधर भी साइन ओमेगा टी की टर्म आ रही है, मैंने उन दोनों में से साइन ओमेगा टी को कॉमन ले लिया। और सेकंड जब मैंने इसको ओपन किया तो सेकंड टर्म में कॉस ओमेगा टी की दोनों में टर्म्स आ रही हैं, तो वो कॉस ओमेगा की टर्म को मैंने एक साथ ले लिया। तो अब मेरे पास क्या आ गया, साइन ओमेगा टी ब्रैकेट में A1 कॉस फाइव वन, ये आप वर्कआउट करके देख सकते हैं, प्लस A2 कॉस फाइव टू प्लस कॉस ओमेगा टी A1 साइन फाइव वन प्लस A2 साइन फाइव टू। अब इसके अंदर साइन ओमेगा टी के साथ जो भी टर्म मल्टीप्लाइड है और कॉस ओमेगा टी के साथ जो भी टर्म मल्टीप्लाइड है उसको मैं सपोज करती हूँ कि सपोज दिस इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, और A1 साइन फाइव वन प्लस A2 साइन फाइव टू इज इक्वल्स टू आर साइन थीटा। ठीक है, और ये वैल्यूज मैं ऊपर वाली इक्वेशन में प्लेस कर देती हूँ। तो क्या आ गया मेरे पास, मेरे पास आ गया, अगर मैं r कॉमन लेती हूँ तो y इज इक्वल्स टू आर साइन ओमेगा टी कॉस थीटा प्लस कॉस ओमेगा टी साइन थीटा। अब ये फिर वापस साइन a प्लस बी वाला फॉर्म बन रहा है, तो मैं इसको वापस साइन a प्लस बी के फॉर्म में लिख लेती हूँ, r साइन a प्लस बी तो ओमेगा टी प्लस थीटा, ये आ गया। अब मेरे को यहाँ पे जो मैंने r और थीटा सपोज किया है, ये मैंने सपोज करे थे कि लेट दिस इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, लेट दिस इज इक्वल टू आर साइन थीटा। मुझे यहाँ r और थीटा जो मैंने सपोज किए उनके मान निकालने पड़ेंगे, तो मैं इनको मान निकालती हूँ। तो कैसे निकालूंगी, पहले ये जो दो इक्वेशन है 1 और 2, इनको मैं स्क्वायर करके, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, और ऐड कर देती हूँ। तो स्क्वायर एंड ऐड करेंगे हम, तो क्या आ जाएगा आपके पास, यहाँ तो आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, इनको ऐड करेंगे तो ये सिंपली आर स्क्वायर ही हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और इधर ये इन दोनों का होल स्क्वायर बन जाएगा जैसा मैंने यहाँ पर लिख रखा है। आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू A1 कॉस फाइव वन प्लस A2 कॉस फाइव टू का होल स्क्वायर प्लस A1 साइन फाइव वन प्लस A2 साइन फाइव टू का होल स्क्वायर। अब हम इसको फर्दर सॉल्व करना चाहते हैं, तो हम इसको ओपन करेंगे, तो ओपन कर लेते हैं, जैसे होल स्क्वायर को हम ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद हम क्या करेंगे, इनके ग्रुप्स बनाएंगे। कैसे, A1 स्क्वायर, देखो यहाँ पे A1 स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाइव वन आएगा, और यहाँ पर आएगा A1 स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव वन, इन दोनों का ग्रुप बना लेते हैं। तो इनका ग्रुप बना लिया, कॉस स्क्वायर फाइव वन प्लस साइन स्क्वायर फाइव वन। ठीक है, अब इस ऐसे ही A2 स्क्वायर का बना लिया। इसी प्रकार से मैंने 2A1 A2 कॉस फाइव वन कॉस फाइव टू, और यहाँ 2A1 A2 साइन फाइव वन साइन फाइव टू लिख लिया, है ना। अच्छा, अब ये ऑब्वियस है ये 1 होगा, ये भी आपके जो भी टर्म है वो 1 हो जाएगी। तो मेरे पास आर स्क्वायर क्या आ गया, आर स्क्वायर बराबर A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कॉस फाइव वन माइनस फाइव टू। अब इसको भी मैंने कॉस ए कॉस बी साइन ए साइन बी इस फॉर्म में लिख सकते हैं, तो ये कॉस ए माइनस बी होता है, तो मैंने यहाँ कॉस फाइव वन माइनस फाइव टू लिख लिया। आर निकालना है तो सिंपली इस टर्म का अंडर रूट हो जाएगा। अब मैं ये मेरा परिणामी आयाम निकल गया। अब परिणामी आयाम में अधिकतम मान जो निकालना है उसके लिए मैं क्या करूंगी, अब देखो ये आर का मान है, इसका अंडर रूट, ठीक है। तो इसके अंदर ये मान तो सारे कॉन्स्टेंट्स हैं, मेन जो असर डालने वाला है वो ये है। तो आर मैक्सिमम, आर जो है वो आर मैक्सिमम तब होगा जब कॉस फाइव वन माइनस फाइव टू का मान मैक्सिमम होगा। अच्छा, कॉस फाइव वन माइनस फाइव टू का मान अधिकतम कब होता है, जब उसका मान 1 होता है, या हम यूँ कहें कॉस फाइव वन माइनस फाइव टू इज इक्वल्स टू 1, और या फाइव वन माइनस फाइव टू इज इक्वल्स टू 2n पाई, जहाँ n का मान 0 से 0 1 2 3 एंड सो ऑन हो सकता है। ऐसे ही अधिक आर मिनिमम
हम आर का मान आर मिनिमम के बराबर होगा जब cos फाइव वन माइनस फाइव टू मिनिमम होगा। मिनिमम कब होता है? कॉस का मान न्यूनतम होता है -1, तो इसका मतलब cos फाइव वन माइनस फाइव टू का मान -1 होना चाहिए। अगर ये -1 होगा तो फाइव वन माइनस फाइव टू का मान हो जाएगा 2n-1 पाई के बराबर, जहाँ n का मान 1 2 3 कुछ भी हो सकता है। तो अगर हम आर मैक्सिमम निकालना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा? cos फाइव वन माइनस फाइव टू का मान 1 रख दो। तो ऊपर वाली इक्वेशन में अगर हम यहाँ 1 रख देते हैं तो हमारा आर क्या बन जाएगा? a1 प्लस a2 का होल स्क्वायर। तो हमारा आर मैक्सिमम क्या आ गया? a1 प्लस a2 आ गया। ऐसे ही अगर हम फाइव वन माइनस फाइव टू मिनिमम रखते हैं, -1 रखते हैं, तो इसको -1 रखना पड़ेगा। -1 रखते ही ये माइनस हो जाएगा। ऐसी स्थिति में आर जो है वो कितना हो जाएगा? a1 माइनस a2 का होल स्क्वायर। तो आर मिनिमम का मान कितना होगा? a1 माइनस a2। तो हमने आर मैक्सिमम निकाल लिया a1 प्लस a2 और आर मिनिमम निकाल लिया a1 माइनस a2। यहाँ हमने क्या करा था? दोनों तरंगों के कारण जो विस्थापन था या आयाम था वो हमने अलग अलग माना था कि पहली तरंग के कारण आयाम a1 है और दूसरी तरंग के कारण आयाम a2 है। अगर हम दोनों तरंगों के कारण जो आयाम है उसको समान लेंगे तो आर मैक्सिमम 2a बन जाएगा और आर मिनिमम आपका 0 हो जाएगा। अब ये जो पहला केस है जहाँ पर हमारा जो आयाम है, परिणामी आयाम, वो दो तरंगों के कारण जो आयाम उत्पन्न हो रहा था उसका जोड़ है, उसको हम कहते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, संपोषी व्यतिकरण। और अगर हम आर मिनिमम की बात करें जो कि दोनों आयामों के अंतर के बराबर है, दोनों तरंगों के कारण जो आयाम उत्पन्न हो रहा है उसके डिफरेंस के बराबर है, उसको हम कहते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, विनाशी व्यतिकरण। तो ये हमारा हो गया कंस्ट्रक्टिव, ये हो गया आर मैक्सिमम हो गया कंस्ट्रक्टिव और आर मिनिमम हो गया हमारा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ये सब चीज़ें हमने पढ़ रखी हैं लेकिन हम पुनः इनको दोहरा रहे हैं जिससे कि अगर हमारा कुछ भूल गए तो वापस से आ जाएगा। अब हम इसमें एक चीज़ और पढ़ेंगे, व्यतिकरण में ऊर्जा संरक्षण का नियम की पालना होती है। क्यों? अब देखो हमारे को थोड़ा सा डाउट कैसे हो सकता है, क्योंकि जब हम देखते हैं व्यतिकरण की घटना में तो किसी बिंदुओं पर तो आयाम हो गया हमारा अधिकतम और कहीं पर 0 हो गया, तो एनर्जी कहीं पर तो मैक्सिमाइज हो गई और कहीं मिनिमम हो गई। तो इस कारण से हमारे दिमाग में ये आ सकता है कि कहीं तो एनर्जी क्रिएट हो रही है और कहीं बिल्कुल लॉस हो रहा है। तो एनर्जी कंजर्वेशन हो भी रहा है या नहीं, ऊर्जा का संरक्षण हो रहा है या नहीं, तो हम ये चीज़ हम इसको प्रूव भी कर सकते हैं। तो वास्तव में व्यतिकरण में ऊर्जा का क्षय नहीं होता वरन ऊर्जा का पुनर्वितरण होता है, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी होता है और टोटल एनर्जी हमेशा कंजर्व्ड रहती है, संरक्षित रहती है। तो इसको हम प्रूव कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? हम इसके लिए पहले परिणामी तीव्रता निकालेंगे। अब हमें मालूम है जो इंटेंसिटी होती है, जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर। तो इंटेंसिटी को अगर हम लिखना चाहेंगे तो हम सिंपली जो हमने आर स्क्वायर निकाला है उसका फॉर्मूला वो इंटेंसिटी को ही रिप्रेजेंट करेगा, के लगा देंगे तो इंटेंसिटी को रिप्रेजेंट करता है। तो मैंने यहाँ पर के एक बार ड्रॉप करा हुआ है के, और फिर उसके बाद दिस इज आर स्क्वायर, ये हमारा आर स्क्वायर हो गया, है ना। और यहाँ पे मैंने फाइव वन माइनस फाइव टू को एक बार फाई लिख लिया, जो दोनों तरंगों के मध्य उस बिंदु पर कालांतर है, और आई मेरी तीव्रता है। इट इज फेज डिफरेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स ड्यू टू between the two the phase difference at a point between the two waves, I is intensity। अब हम क्या करते हैं, इसमें एवरेज इंटेंसिटी निकालते हैं। तो एवरेज इंटेंसिटी कैसे निकालेंगे? इट विल डिपेंड ऑन फाई, है ना।
तो फाई हमारा कहाँ से कहाँ तक वेरी हो सकता है? फाई तो हमारा एजिमुथल एंगल है, तो ये हमारा 0 से 2 पाई तक वेरी कर सकता है। तो हम एवरेज एनर्जी, एवरेज इंटेंसिटी निकालने के लिए, औसत तीव्रता के निकालने के लिए फाई को हम इंटीग्रेट करेंगे 0 से 2 पाई। तो हम इसका एवरेज निकालने के लिए हमें हमेशा पता है कि जो भी वैल्यू जिसके रिस्पेक्ट में निकाला जाता है उससे डिवाइड करते हैं। तो हम कैसे लिख सकते हैं? इंटीग्रेशन 0 to 2 पाई आई डी फाई अपॉन इंटीग्रेशन 0 to 2 पाई डी फाई। आई की वैल्यू प्लेस कर देते हैं और इसका इंटीग्रेशन करते हैं। तो इंटीग्रेशन हम करेंगे तो इट कम्स आउट टू बी 2 पाई। इन सारों का जब इंटीग्रेशन करेंगे तो ये 2 पाई आ जाता है और डिनोमिनेटर का 2 पाई हो गई, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगी। तो एवरेज एनर्जी हमारी क्या आ गई? A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर। अगर हम ध्यान से देखें तो ये पहली जो है वो इंटेंसिटी, इसको I1 लिख सकते हैं। अगर हम K से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दिस इज इंटेंसिटी ड्यू टू फर्स्ट सोर्स, फर्स्ट वेव, एंड दिस इज इंटेंसिटी ड्यू टू सेकेंड वेव। ये पहले तरंग के कारण तीव्रता थी और ये दूसरे तरंग के कारण तीव्रता थी। तो हम इस प्रकार से देखते हैं कि औसत तीव्रता जो है दोनों तरंगों के योग के बराबर होते हैं, अर्थात निम्निष्ट पर विलुप्त ऊर्जा उच्चिष्ट पर विद्यमान होती है। हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा मिनिमा है उस पर जो हमारा एनर्जी लॉस है वो हमारा मैक्सिमा पर जो एक्सेस एनर्जी दिखाई दे रही है, वो मिनिमा पे जो एनर्जी लॉस है वो ही वहां पर डिस्ट्रीब्यूट होकर हमारे को दिखाई दे रहा है। या हम ये कह सकते हैं कि ऊर्जा का लॉस नहीं हो रहा, क्षय नहीं हो रहा, केवल रीडिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। तो इस प्रकार से हमने इंटरफेरेंस के बारे में, वैसे हमने और ज़्यादा डिटेल में पढ़ रखा है, लेकिन मेन जो चीज़ें हैं इंटरफेरेंस से संबंधित वो हमने यहाँ पे पढ़ ली। इंटरफेरेंस के लिए हमने 2-3 चीज़ें पढ़ी है। एक तो 2 या 2 से अधिक तरंगे एक ही बिंदु पर एक ही समय मिलनी चाहिए। साथ ही उन तरंगों की का कला संबंध होना बहुत ज़रूरी है। एक ही दिशा में चलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ज़्यादा इफेक्टिव होगा अगर उनका आयाम भी समान हो। और तीसरी चीज़ हमने ये पढ़ी थी कि इंटरफेरेंस की जो घटना है उसके अंदर ऊर्जा का क्षय नहीं होता, ऊर्जा संरक्षित रहती है, केवल रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी होता है। अब हम नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो पढ़ेंगे बीट्स। तो हम वो नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे बीट्स क्या होता है। धन्यवाद।